मैं मनोज रांगीरा आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद मनोज रांगीरा में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज चर्चा करते हैं राजस्थान के भूगोल के अंदर राजस्थान की नदियों को लेकर। राजस्थान की नदियों को लेकर पहला क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है कि राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं, अर्थात हम जानना चाहेंगे बीहड़ भूमि के बारे में। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों कि हमारा क्वेश्चन आता है कि आपके एक शब्द आता है अवनालिका। अवनालिका, और अवनालिका को लेकर अगर हम परिभाषा की बात करें तो हमें इसकी परिभाषा देखने को मिलती है कि नदियों के द्वारा बनाए गए गहरे गहरे गड्ढे, नाले, कंदराएं, गुफाएं ज्योग्राफी की भाषा में अवनालिका कहलाती है। जबकि इन्हीं अवनालिकाओं को स्थानीय भाषा में मित्रों कहा जाता है बीहड़। और अगर हम बात करते हैं इन्हीं बीहड़ों की, तो इन्हीं बीहड़ों के वह क्षेत्र जहां पर वनस्पति व पहाड़ी क्षेत्र की प्रधानता मिलती है उसे कहा जाता है डांग। और आपके इसी बीहड़ भूमि को अगर हम बात करना चाहें तो इसी को कहा जाता है दोस्तों बैडलैंड। बैडलैंड, और इसी बैडलैंड भूमि को आपके कहा जाता है उत्खात भूमि। उत्खात भूमि, या मित्रों आप इसको उत्खात क्षेत्र कह सकते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि बीहड़ कहां मिलते हैं राजस्थान में। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम राजस्थान की चर्चा करें तो मित्रों ये है हमारे राजस्थान का मैप। और हम इस राजस्थान की भूमि को जब देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बीहड़ों का निर्माण करने वाली अगर कोई नदी है तो वो है चंबल नदी। और चंबल नदी की बात की जाए तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इस प्रकार आपके चंबल नदी का प्रवाह आपको देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में बीहड़ प्रदेश किसका होगा, आपके चंबल बेसिन वाला जो भाग है यह बीहड़ भूमि के नाम से जाना जाता है, ये वाला प्रदेश। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आता है अंतः प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में है। तो मैंने मित्रों आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर भी कि अगर हम बात करना चाहें कि राजस्थान के अंदर आपके कितने प्रकार के प्रवाह पाए जाते हैं, तो इन प्रवाह भूमियों में मित्रों हमने पाया था कि राजस्थान में 3 प्रकार के प्रवाह देखने को मिलते हैं। पहला प्रवाह मिलता है बंगाल खाड़ी प्रवाह प्रणाली। बंगाल खाड़ी प्रवाह प्रणाली। दूसरा मिलता है मित्रों अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली। और तीसरे नंबर पर मिलता है आपके आंतरिक, या दोस्तों इस आंतरिक को आप कह सकते हैं अंतः प्रवाह प्रणाली के नाम से भी जान सकते हैं। और अगर हम बात करें कि हमारे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कहता है अंतः प्रवाह या आंतरिक प्रवाह प्रणाली राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है। तो अंतः प्रवाह प्रणाली राजस्थान के आप कह सकते हो ये जो राजस्थान का भूमि आपको देखने को मिलती है, इसमें जो आपके शेखावाटी प्रदेश वाला भाग है इसमें आपके सबसे ज्यादा आंतरिक प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है, इसीलिए इसको आंतरिक प्रवाह क्षेत्र भी कहा जाता है। अर्थात मैंने आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश में बताया था कि शेखावाटी प्रदेश को ही आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ये वाली दिशा हो गई मित्रों उत्तर दिशा, यहां पर दिशा हो गई दक्षिण दिशा, यह है साहब पश्चिम दिशा, और यह है आपके पूर्व दिशा। और इन दोनों के बीच का ये जो भूभाग है यहां पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदियों की प्रधानता है, जिसमें आपकी प्रमुख नदी कातली आपको देखने को मिलती है। और यह प्रदेश कहलाता है उत्तरी पूर्वी राजस्थान का प्रदेश कहलाता है। और इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा उत्तरी पूर्वी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, राजस्थान की कौन सी नदी खंडित नदी कहलाती है या खंडित सरिता कहलाती है। यह क्वेश्चन आपकी सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया है। इसका आंसर आता है बाणगंगा नदी। मित्रों अगर इस राजस्थान के अंदर आप बाणगंगा नदी को देखना चाहें तो आपके बाणगंगा नदी का उद्गम जो होता है
वो आपके जयपुर जिले से होता है और यह जयपुर जिले से बहती हुई इस प्रकार जाकर यमुना में मिल जाती है। आप कह सकते हो जयपुर जिले के अंदर बैराट की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम होता है बाणगंगा। बाणगंगा नदी ताला गांव के निकट से गुजरती है, इसलिए इसको स्थानीय भाषा में ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इसी नदी के ऊपर जयपुर जिले के जमुआरामगढ़ नामक कस्बे में एक बांध का निर्माण किया गया, उस बांध का नाम रखा गया जमुआरामगढ़ बांध, जिसके निकट दोस्तों आपके कछुआ शासकों की कुलदेवी, आमेर के शासकों की कुलदेवी जमुआई माता का मंदिर भी देखने को मिलता है। और इस बांध व झील के चारों ओर का जो वन्य क्षेत्र है उसे आपके जमुआरामगढ़ अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें वर्तमान समय में यह बांध पूर्णतः सूख चुका है। अब बात आती है रुण्डित सरिता की, तो वे नदियां जो अपना जल मुख्य नदी तक पहुंचाने में असमर्थ होती हैं, वे नदियां आपके रुण्डित नदी की श्रेणी में आती है। और यह बाणगंगा नदी भी इसी श्रेणी में आती है, इसलिए रुण्डित सरिता किसे कहा जाता है? बाणगंगा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लूणी नदी के प्रदूषित होने का कारण क्या है? तो मित्रों लूणी नदी के प्रदूषित होने का आप कारण जानना चाहें तो उसके बारे में सुनिएगा। हमने पाया कि ये हमारी नागपहाड़ी अजमेर जिले की, और अजमेर जिले की जो नागपहाड़ी है यहां से आपकी नदी निकलती है, इस नदी का नाम है लूणी नदी। यह है मित्रों लूणी नदी। और लूणी नदी की एक सहायक नदी आपको देखने को मिलती है, ये रही, जो आपके देसूरी की पहाड़ी से निकलती है, और इस नदी का नाम है दोस्तों बांडी नदी। यह है बांडी नदी। इसी बांडी नदी के किनारे आपके पाली जिले के अंदर आपके एक उद्योग की स्थापना की गई, और उस उद्योग का नाम रखा गया महाराजा उम्मेद सिंह। महाराजा उम्मेद सिंह सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। और इस सूती वस्त्र मिल में मित्रों आपके रंगाई व छपाई का कार्य होता है। अर्थात आप कह सकते हो इस बांडी नदी का जल लिया जाता है और जल के अंदर कलर व केमिकल डालकर उन कपड़ों को, सूती वस्त्रों को रंगा जाता है, और रंगने के बाद जो वेस्ट पानी होता है, प्रदूषित जो पानी होता है, उसको मित्रों इसी बांडी नदी में वापस डाल दिया जाता है। ऐसा लगातार कालांतर से होता आया और यह नदी बांडी नदी क्या हो गई? प्रदूषित हो गई। आगे चलकर बांडी नदी का जल मिलता है किस नदी के अंदर? लूणी नदी में। तो लूणी नदी के अंदर जो प्रदूषण आया उसका मूल कारण क्या रहा? इस बांडी नदी के रंगाई छपाई का कार्य रहा। अर्थात क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछता है कि बांडी नदी के प्रदूषित होने का कारण, तो भी आपका आंसर आना चाहिए रंगाई छपाई उद्योग। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है लूणी नदी के प्रदूषित होने का कारण, तो भी रंगाई छपाई उद्योग। तो हमारा आंसर आएगा लूणी नदी के प्रदूषित होने का कारण आपके किसे बताया जाता है? रंगाई छपाई उद्योग को बताया जाता है। अगर आपके बात आ जाती है नेक्स्ट कि ये जो लूणी नदी है ना, यह लूणी नदी प्रारंभ में इसका जल मीठा होता है और बाड़मेर के बालोतरा के बाद इसका जल क्या जाता है? खारा। इसलिए इसको मीठी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है? तो आपको याद होगा कि ये जो आपके पार्वती नदी है ना, यह पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है। जिस समय हम पढ़ेंगे टॉपिक नदियों का, उस दौरान आपको पढ़ने को मिलता है कि आपके जाना पाव की पहाड़ी के यहां से चंबल नदी निकलती है और बहती हुई आपके जाकर यमुना में मिल जाती है। और इस नदी का ये वाला हिस्सा कहलाता है राइट हैंड साइड, या इसको आप कह सकते हो दाईं ओर। दाईं ओर से एक नदी निकलती है और यह नदी आगे जाकर यहां पर मिलती है, और इस नदी का नाम है पार्वती, जो मध्य प्रदेश के अंदर से निकलती है। तो पार्वती नदी आपके किसकी सहायक है? चंबल की। इसलिए हमारा सटीक आंसर पार्वती नदी होगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है बनास की सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात का संबंध कहां से है? चंबल। जैसे ही आपकी चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है,
सबसे पहले तो बहती है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में प्रवेश बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान के अंदर इसके ऊपर एक जलप्रपात बनता है, और इस जलप्रपात का नाम है मित्रों चूलिया जलप्रपात। और ये जो चूलिया जलप्रपात है, इसको लेकर आप बात की करते हैं तो इसके बारे में बताया जाता है, यह आपके चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर स्थित है, तथा इसकी ऊंचाई 18 मीटर देखने को मिलती है। कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? दोस्तों, अगर आप अरब सागर के अंदर बहने वाली नदियों को देखना चाहें तो इसके लिए आपको देखना होगा भारत का मैप। और मित्रों, ये है आपके भारत का मैप, और यहां पर हमारा राजस्थान देखने को मिलता है। ये हमारा राजस्थान। और दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो जलराशि है, इस जलराशि का नाम है अरब सागर, अरब सागर। और आप पाएंगे अरब सागर के अंदर ये जो जलराशि है, इसे कहा जाता है खंबात की खाड़ी, और ये जलराशि है, यह कहलाती है कच्छ की खाड़ी। यहां से आपकी 4 प्रमुख नदियां ऐसी हैं जो आपके राजस्थान में बहती हुई अरब सागर में अपना जल लेकर जाती है। इन चारों नदियों का हम नाम जानना चाहें तो इस नदी का नाम तो होता है माही नदी। दूसरे नंबर पर ये जो है आपकी, ये कहलाती है आपके साबरमती नदी। तीसरे नंबर पर कहलाती है पश्चिमी बनास। और मित्रों, 4 नंबर पर जो है ये है आपके लूणी नदी। तो आप कह सकते हो माही, साबरमती, पश्चिमी बनास व लूणी, ये नदियां अपना जल लेकर जाती है अरब सागर में। और इन चारों में से अगर आप देखते हैं तो चंबल, बनास, बेड़च, ये तीनों नदियां तो अपना जल लेकर जाती है बंगाल की खाड़ी में, जबकि साबरमती जो नदी है यह अपना जल लेकर जाती है अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहां तक जल पहुंचाती थी? तो अगर हम बात करें, ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो यहां से आपके हिमालय के यहां से नदी निकलती है घग्गर नदी, और बताया जाता है ये घग्गर नदी बहती हुई अपना हाईएस्ट जल बाढ़ के समय जो अंतिम स्थान तक लेकर गई, उस स्थान का हम नाम जानना चाहें तो इस स्थान का नाम है फोर्ट अब्बास। और मित्रों, जो ये फोर्ट अब्बास नामक स्थान है, इसका संबंध है बहावलपुर जिले पाकिस्तान से, इसका संबंध देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर आएगा इसका फोर्ट अब्बास, और ये फोर्ट अब्बास नामक स्थान दोस्तों पाकिस्तान से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बनास, एरन, सोम जिन नदियों की सहायक नदी है उसके बारे में हम बात करें तो उस नदी का नाम क्या है? माही। कि माही नदी आपकी इस स्थान से आप देख रहे हैं, यहां से निकलती है, मेहर झील है खादू के वहां पर मध्य प्रदेश से, और यहां से बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, सोम, जाखम, एरन, अनास, चाप, ये इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों के रूप में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानसी वाकल नदी का उद्गम किस आपके स्थान से होता है? तो मानसी वाकल नदी का उद्गम जिस स्थान से होता है वह एक अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, और उस अभ्यारण्य का नाम है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। जो आपके संबंध अगर बात की जाए तो यह आपके संबंधित है उदयपुर जिले से, इसका संबंध आपको उदयपुर जिले से देखने को मिलता है। मानसी वाकल जल सुरंग परियोजना भी देखने को मिलती है, और मानसी वाकल जल सुरंग परियोजना का संबंध उदयपुर जिले से है, अर्थात उदयपुर शहर को मानसी व वाकल नदी के जल से आपके जलापूर्ति करवाने का कार्य किया जाता है, और यह जल एक सुरंग के माध्यम से पहुंचाया जाता है, और इस परियोजना को मानसी वाकल जल सुरंग परियोजना का नाम दिया गया। मानसी वाकल जल सुरंग जो परियोजना है मित्रों, यह आपके राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा आपकी स्टार्ट की गई है। तो राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी 70% तथा आप बात करते हो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की हिस्सेदारी इसमें 30% देखने को मिलती है, तथा साथ ही साथ
इस आपके जल सुरंग की लंबाई जो है वह 4.8 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली गई है तथा पाइप का जो व्यास है वह 2.5 मीटर इसका व्यास रखा गया है। तो दोस्तों आप लगातार अपने इस YouTube चैनल ज्योग्राफी विद मनोज रामगीरा को देखते रहिएगा, आप लाइक करते रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा और जिन भी मित्रों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए मित्रों इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।